पता है आज मैम ने क्या सोचा के लिए? आज मैम ने सोचा है कि बहुत ही स्टोरी पढ़ के बच्चे बोर हो गए, आज कुछ नया बताती हूँ उन्हें जिसमें इन्हें मज़ा आए। तो पता है मैंने देखा कह रहे अभी तो बहुत बारिश हो रही है, बच्चे बारिश में बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, तो क्यों ना कुछ निबंध लिखा दूँ। और ये वो निबंध है जिसमें अभी तो आप देख रहे हो बारिश का मौसम, तो आप मज़े ले लेकर आप क्या करोगे, बारिश के बारे में लिख सकते हो। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन एक बात बताऊँ, खुद से लिखना। आप जो अनुभव करते हो, जो आपका एक्सपीरियंस है ये बरसात के मामले में, खुद से लिखोगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं तो बस आपको हिंट दूँ इसके लिए, ऐसे लिखा जा सकता है, मैं बस ऐसा बता रही हूँ, है ना। फिर खुद से वर्षा ऋतु निबंध क्या करना, आप लिखने का प्रयास करना। फिर मुझे जब हम लोग ऑनलाइन मिलेंगे ना तो मुझे बताना कि हाँ मैम, मैंने वर्षा ऋतु पे खुद से निबंध लिखा, क्या लिखा मुझे बताना, मैं सुनूंगी। ओके। तो चलो मैं आज आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, किस निबंध के बारे में पढ़ेंगे, वर्षा ऋतु के बारे में। ओके बच्चों। तो अभी बेटा आपको हर समय बारिश की जैसी बूंदें नज़र आती होगी, आपको लगता होगा आकाश में इस बारिश में खेल लूँ। कभी मेढक का टटर आवाज़ सुनाई देता होगा, तो करीब कभी बारिश की जोरदार बूंदों की आवाज़ आती होगी ना, और मन एकदम हर्षोल्लास से भर जाता होगा। आप चटपट बालकनी में या फिर बाहर उसे देखने के लिए आ जाते होगे, है ना। तो बस चलो अभी हम लोग वर्षा ऋतु के बारे में निबंध स्टार्ट करते हैं। ओके। वह कौन सी ऋतु है जिसका नाम सुनते ही मन झूमने लगता है, मोर नाचने लगते हैं, पेड़ पौधे नहाने धोने की तैयारी से फरफराने लगते हैं, धरती की प्यास शांत हो जाती है। यह है वर्षा ऋतु। आपको पता है बेटा ये वर्षा ऋतु कब आती है? जब हम लोग गर्मी से एकदम झुलसाए हुए होते हैं, धरती एकदम सूखी पड़ जाती है ना। उस समय में क्या होता है, वर्षा ऋतु का आगमन होता है। ये वर्षा ऋतु के आगमन से क्या होता है, सूखी धरती एकदम पानी की पड़ने से क्या होता है, बहुत उसकी धरती की प्यास शांत हो जाती है। और क्या होता है, मोर, आपको पता है ना कि जब बारिश आती है तो मोर कब नाचते हैं, बादल गरजने लगे और बारिश होने लगे तो मोर नाचने लगते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं कि अब बारिश आएगी तो वे नहाएंगे धोएंगे, इसकी तैयारी में फरफराने लगते हैं ना। उन्हें लगता है कि अब बारिश आएगी और हमसे हमें क्या करेगी, नहला धुला देगी। तो वो कौन सी ऋतु है, वो है वर्षा ऋतु। ठीक है, तो याद रखना वर्षा ऋतु का आगमन किसके बाद होता है, गर्मी के ऋतु के बाद। ओके। 6 ऋतुओं में सब में से वर्षा ऋतु सबसे सुहानी है। आपको पता ना भारत में कितनी ऋतुएं होती है, मतलब सीजन होते हैं 6। ठीक है, और उसमें जो वर्षा ऋतु है सबसे सुहानी है, सबसे मनभावन है। यह ऋतु तेज गर्मी के बाद आती है। लोग गर्मी में धूप और लू से झुलस जाते हैं, माथे पे पसीना, शरीर से दुर्गंध, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमारा रोम रोम कहने लगता है, अल्लाह मेघ दे, पानी दे, हमें धूप से बचा, हमें तपिश से बचा। तो आप ये तो खुद आपका एक्सपीरियंस होगा ना बेटा, अभी गर्मी में याद है ना आप कितना परेशान हो रहे थे, कभी पसीने से शरीर से दुर्गंध आने लगती थी, तो कभी आपको बाहर जाने का मन करे तो भी गर्मी के डर से नहीं निकलते होगे, है ना। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, आपका शरीर का रोम रोम मतलब हर पार्ट क्या बोल रहा था कि अल्लाह मेघ दे, पानी दे, है ना, हमें धूप से बचाइए, जो गर्मी से हम लोग झुलस रहे हैं हमें उस गर्मी से राहत दे। ऐसे समय में घुमरते हैं बादल, होती है रिमझिम बारिश, धरती की प्यास शांत हो जाती है, हवा शीतल हो जाती है, पेड़ पौधे धुल जाते हैं, आंधी थम जाती है, उसकी जगह चलने लगती है शीतल बयार। ऐसा बयार भला किसी सुहानी नहीं लगती, बताओ। अब देखो क्या है कि जब हम लोग गर्मी से बहुत त्रस्त हो जाते हैं, बारिश का इंतज़ार करने लगते हैं, तो ऐसे समय में अगर आप कभी घुमरते हुए बादलों को देख लो ना, तो आप लोग सब बोलने लगोगे, देखो बादल आ गया अब बारिश आएगी, देखो काले काले बादल आ गए हैं अब बारिश आएगी, ऐसा मन में हो जाता है ना बेटा। उसके बाद होती है रिमझिम बारिश। और मुझे पता है कि आप पहली बारिश में सब बच्चे नहाए होंगे, बड़े मज़े ले लेकर, है ना बच्चे। धरती की प्यास क्या होती है, शांत हो जाती है। इतने दिनों से गर्मी की वजह से जो धरती सूखी पड़ी रहती है, बारिश की बूंदें जैसे ही धरती पे पड़ती है ना, वो बहुत शीतल हो जाती है, शांत हो जाती है, ठंडी हो जाती है। पेड़ पौधे भी धुल जाते हैं, गर्मी में जो जोर जोर की आंधियाँ चलती है तो क्या होता है, पेड़ पौधे भी गंदे हो जाते हैं ना। तो जैसे ही बारिश का मौसम आता है, वर्षा ऋतु आती है, क्या होता है, पेड़ पौधे भी धुल जाते हैं। जो गर्मी में जो बहुत धूल भरी आंधियाँ चलती थी, उसकी जगह अब क्या चलने लगती है,
शीतल बयार मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है। ऐसा क्या ऐसी बयार मतलब ऐसी हवा किसे सुहानी नहीं लगेगी, है ना बच्चों। किसी ने सच ही कहा है, सबके मन की मीत है बारिश, मधुर मधुर संगीत है बारिश, आसमान से झूम बरसती, रब्बा तेरी प्रीत है बारिश। कितना अच्छा लिखा है कवि ने, देखो। सबके मन की मीत है बारिश, ये जो बारिश है ना हम लोग के सबके मन की क्या है, मीत है, हम लोग सबके मन को पसंद है। ये जो बारिश जो होती है लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि कोई मधुर मधुर संगीत बज रही हो। आसमान से क्या होता है कि जब ये बरसती है ना तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान क्या हो रहा है, प्यार की बारिश बरसा रहे हैं। वर्षा अन्न और जल देने वाली है, यही हमारी भूख और प्यास मिटाती है। बारिश से ही फसलें उगती है, गेहूँ और चावल उगाते हैं, इसलिए बादलों को घुमरता देखकर किसान झूम उठते हैं। किसान का घर परिवार तो इन्हीं फसलों पर चलता है, इसलिए वर्षा को देखकर इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब देखो क्या होता है, आपको पता है ना कि हम लोग का देश जो है भारतीय कृषि प्रधान देश है। यहाँ 60% या 70% कहो तो लोग क्या है, कृषि पर यानी खेती पर क्या होता है कि निर्भर करते हैं। ऐसे समय में क्या होता है कि जब बारिश ना हो तो हमारे किसान जो बीज बोते हैं, जो हल चलाते हैं, वो जो रोपाई करते हैं, सिंचाई करते हैं, उनकी सारी मेहनत क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है ना कि बिना बारिश के बीज उगेंगे नहीं, पेड़ पौधे बढ़ेंगे नहीं, तो किसानों की मेहनत क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि वर्षा क्या होता है, हमें अन्न और जल देने वाली है। हमारे भूख को, हमारे प्यास को कौन मिटाती है, यही बारिश। बारिश से क्या होती है, तरह तरह की फसलें उगती है। गेहूँ चावल जो हम लोग का मेन फूड है वो होता है ना। इसलिए बादल को जैसे ही देखते हैं ना किसान के बादल आ रहे हैं, बस किसान खुशी से क्या होता है, मोर के जैसे झूम उठते हैं। किसानों का जो घर परिवार है बेटा वो किससे चलता है, इसी उनके अनाज और के पैदावार से ही चलता है ना। जब उसे बाज़ार में बेचते हैं, उन्हें पैसे मिलती है, तो क्या होता है कि उससे उनका घर परिवार चलता है। इसलिए बारिश का मौसम में क्या होता है, एक बार जैसे ही बारिश आ रही है ऐसा देखते हैं ना किसान, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बारिश के कारण तालाब, नदियाँ, सरोवर भर जाते हैं। इससे साल भर पीने का पानी और पशुओं को चारा मिलता है। यदि बारिश ना हो तो सूखा पड़ जाता है, कितने ही पशु मर जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती है। अब देखो, जब बारिश आती है तभी तो तालाब और नदियाँ सरोवर में जल भरते हैं ना। अगर बारिश नहीं हो, गर्मी में पता है ना आप लोग को, सारी नदियाँ तालाब क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं पानी के अभाव में। लेकिन जब वर्षा ऋतु आती है तो सारी नदी तालाब सबको क्या करती है, भर देती है। और जो आप लोग जो ग्राउंड वाटर यूज़ करते हो बेटा, अगर बारिश ना हो तो हम लोग को ये ग्राउंड वाटर भी नहीं मिलेगा ना यूज़ करने के लिए। क्या होता है कि साल भर का पीने का पानी पशुओं को जो चारा मिलता है, देखो इधर उधर जो जंगल है, तो बारिश की वजह से क्या होता है कि चारों तरफ पेड़ घास उग जाते हैं, जो कि पशुओं के लिए किसका काम करते हैं, चारा का काम करते हैं। अगर बारिश ना हो तो क्या होगा, चारों तरफ सूखा पड़ जाएगा, और क्या हो जाएगा, पशु लोग पानी के अभाव में मर जाएंगे, फसलें नष्ट हो जाएगी पानी के अभाव में, है ना। वर्षा ऋतु देखने और अनुभव करने में भी सुहानी है। आकाश से बरसता पानी देखकर मन खुशी से नाच उठता है। बच्चे किलकारियाँ मारकर नहाते और खेलते हैं। बारिश के कारण रोज़ रोज़ के काम रुक जाते हैं, रास्ते में पानी भर जाता है, इसलिए घर के सदस्य इकट्ठे बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, पकौड़े समोसे बनाए और खाए जाते हैं। सबको आराम और सुख मिलता है। घर में बैठे बैठे ही पिकनिक का मज़ा आ जाता है। अब देखो क्या होता है कि वर्षा ऋतु दिखने में भी बहुत सुहावनी होती है, अनुभव करने में भी। आकाश से पानी बरसता देखकर मन कितना खुशी से भर उठता है ना। आप लोग बच्चे क्या करते हो कि जैसे ही बारिश आता है देखते हो कि जाते बारिश में जाकर नहाते हो, खेलते हो। बारिश के कारण क्या होता है, हम लोग रोज़मर्रा के काम भी रोक देते हैं। मान लो बारिश हो रहा है तो मार्केट नहीं जाएंगे, अभी अपने अपने काम थोड़ा डिले कर देते हैं। और क्या होता है, रास्ते में पानी भर जाता है। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही आप सड़क पे निकलो आपको पता चल जाएगा कि किन रास्ते में कितनी पानी भरी हुई है ना। घर के सदस्य क्या होता है, इकट्ठे होकर बैठते हैं, बहुत गप्पे मारते हैं। और बरसात के मौसम में हम लोग क्या ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, पकौड़े, समोसे, ये सब घर में हर घर में बनते हैं और सब मिलजुल कर खाते हैं। सब कोई को क्या होता है, आराम और सुख मिलता है।
घर बैठे ही ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग पिकनिक मना रहे हैं ना। पिकनिक मनाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, हम लोग घर में ही क्या होता है पिकनिक मना लेते हैं। अब देखो बेटा, हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान दोनों ही होता है ना। अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो क्या है, वर्षा ऋतु के सिर्फ लाभ थे, लेकिन वर्षा ऋतु की बहुत सारी हानियाँ भी हैं। जैसे कि देखो, कहीं कहीं नदियों में बाढ़ आ जाती है, गांव के गांव डूब जाते हैं, हजारों लोग घर से बेघर हो जाते हैं, अनेक पशु मर जाते हैं, शहरों में भी गली रास्ते रुक जाते हैं, आना जाना कठिन हो जाता है, और जो जहाँ होता है वहीं ठहर जाता है। अधिक पानी भरने से कई बार स्कूटरें, कारें, बसें और रेलगाड़ियाँ क्या होती है, रुक जाती है। पानी उतर जाने पर भी कीचड़ और गंदगी भर जाती है। क्या होता है कि ज़्यादा पानी हो जाने से क्या होता है कि नदियों में बाढ़ आ जाती है। इससे क्या होता है, गांव में के गांव डूब जाते हैं। अभी आपने देखा होगा गुजरात में भी बाढ़ आ गई थी ना, राजकोट की साइड में बस वे सब पानी में डूब गए थे, अभी न्यूज़ में बताया गया था, है ना। तो वो सब आप न्यूज़ देखते होगे तो डेली पता ही चल जाता होगा। और क्या होता है कि बहुत सारे लोग का घर क्या होता है, जिसका मान लो झोपड़ी हो या छोटे छोटे घर होते हैं, ज़्यादा पानी के कारण पानी में बह जाते हैं। कई बार क्या होती है, बहुत सारे पशु भी पानी में बह जाते हैं और मर जाते हैं। शहर में क्या होता है कि बहुत सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से आने जाना बहुत कठिन हो जाता है। जो जहाँ होता है ना वहीं रुक जाता है, कहीं आता जाता नहीं है। और क्या होता है कि अधिक पानी भर जाने से मान लो आपको स्कूटर, कार या लेकर जा रहे हो ना, तो सब बीच में ही रोकना पड़ जाता है। यहाँ तक कि कितनी बार तो रेलगाड़ियों तक को रोक दिया जाता है। सुने होगा ना कि ज़्यादा बारिश के कारण रेलगाड़ी कैंसिल हो गई है, वही। और क्या होता है, जब पानी मान लो उतर जाए तो भी क्या होता है कि कीचड़ और गंदगी रास्ते में भरी रह जाती है। वर्षा की दूसरी हानि यह है कि इस मौसम में कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। सांझ के बाद इतने पतंगे हो जाते हैं कि घर में बैठना भी मुश्किल हो जाती है। सही बात है ना बेटा, मुश्किल हो जाता है ना। देखते हो ना शाम में कितने सारे छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, आपको दरवाज़ा बंद कर देना पड़ता होगा कि बाहर से अंदर ना आ जाए, है ना। इस मौसम में बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं बारिश की वजह से, है ना। अधिक मात्रा में कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। अधिक वर्षा के अपने दुख हैं तो कम वर्षा के अपने दुख। वर्षा तभी सुहानी लगती है जबकि वह धीमे धीमे और मधुर हो। सही बात है ना बेटा। बोलते हैं ना, अति का भला ना वृष्टि, अधिक का भली ना सूखा। तो ना तो बारिश ज़्यादा हो तो अच्छी लगती है, और ना ज़्यादा बारिश कम हो तो अच्छी लगती है। दोनों ही दुख का कारण बन जाती है। तो वर्षा कब अच्छी लगती है, जबकि धीमी धीमी और मधुर स्वर में क्या हो कि बरसे, ना ज़्यादा बरसे और ना कम बरसे। इससे ही वर्षा ऋतु को आप सुख और आनंद मिलता है ना। तो आप बताओ कि आप लोगों को ये वर्षा ऋतु का निबंध कैसा लगा, मज़ा आया ना पढ़कर। देखो, भले ही मैंने ये आपको बोल रही हूँ, आप क्या करना कि निबंध ग्रामर वाला पोर्शन करना, निबंध लिखना, हेडिंग वर्षा ऋतु डालना, और सुंदर राइटिंग में ये निबंध लिख डालना, और कुछ अपने वर्ड्स भी डालना, अपनी थिंकिंग, अपनी सोच भी डालना। मैम ने भेज दिया तो ये नहीं कि यही सेम टू सेम लिख दो। अगर आपके कुछ अच्छे विचार हैं, लेकिन क्या हो कि स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, पेरेंट्स से एक बार करेक्शन करवा लेना, ओके। अब चलो, वर्षा ऋतु के बाद मैं एक आपको और मज़ेदार निबंध पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका हेडिंग है हमारे पर्व त्योहार। अभी तो आपने इस बार का तो सारा पर्व त्यौहार फीका पड़ गया बेटा, लेकिन हर बार का पर्व त्यौहार जो आप मनाते हो, फेस्टिवल्स मनाते हो, उसके तो एक्सपीरियंस होंगे। अभी आपको फीलिंग होता होगा ना बेटा। क्या होता है कि डेली रूटीन में हम लोग क्या होते हैं, बहुत अस्त व्यस्त होते हैं। लाइफ में क्या होता है, बोरियत जाती है ना, बहुत हम लोग बोर हो जाने लगते हैं। लगता है कि आकाश की कुछ ब्रेक मिले हमें इस डेली रूटीन से, थोड़ा मज़ा आ जाए लाइफ में। ये पर्व त्यौहार क्या होता है, बीच बीच में आकर हमारी ज़िंदगी को हर्ष उल्लास से क्या होता है, भर देते हैं। क्या होता है कि हम लोग फिर से नए उमंग उत्साह के साथ अपने काम में वापस से लग जाते हैं। अगर ये पर्व त्यौहार हमारी लाइफ में बीच बीच में ना आए तो हमारी लाइफ में ब्रेक नहीं मिलेगा, है ना। फिर हम लोग क्या होगा, डेली काम को कर करके चिढ़ जाएंगे और कभी खुशी से अपना काम नहीं करेंगे। लेकिन ये पर्व त्यौहार क्या है, हमारे ज़िंदगी में आकर हमारे ज़िंदगी को फिर से नए उत्साह और उमंग से भर देते हैं, है ना। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं। आपको पता, भारतवासी उमंग और उल्लास से जीना जानते हैं। हजारों साल की गुलामी से भी हमारा उत्साह नहीं मरा, हमारी परंपराएं जीवित रही, हमारी संस्कृति बनी रही। इसका कारण है हमारे उत्सव। अब क्या है, देखो हम लोग जो भारतवासी हैं हमेशा कैसे जीते हैं, कोई भी फेस्टिवल को बहुत ही उमंग और उल्लास से मनाते हैं, है ना।
और हमारी जो परंपराएं हैं ना, हम कभी उसे मरने नहीं देते हैं। सपोज कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपकी मम्मी में आए, और जो ट्रेडिशंस अपनी मम्मी को फॉलो करते देखते रहे होगे, वही ट्रेडिशंस आप भी आगे फॉलो करोगे, है ना। यही वजह है कि हमारी परंपराएं क्या होता है कि हमेशा जीवित रही है। या पता है ना आप लोग, हम लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, अंग्रेज़ों के खले अंदर में बहुत साल गुलाम बने रहे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, हमारी जो परंपराएं थी वो जीवित रही, हमारी जो संस्कृति थी वो बनी रही। इसका कारण क्या था, हमारे उत्सव। ये उत्सव जो है हम लोगों ने कभी मनाना नहीं छोड़ा, हमारे जो परंपराएं हम लोगों ने कभी भी उसका निर्वाह करना बंद नहीं किया। भारत के सबसे बड़े उत्सव हैं होली, दशहरा, दिवाली और ईद। होली भारत का सबसे मस्त और रंगीन उत्सव है। इस अवसर पर होलिका और प्रहलाद की याद में रात को होली जलाई जाती है तथा अगले दिन फाग खेला जाता है। फाग के रंग, उल्लास, नाच गाने सबको मस्त बना देते हैं। अब देखो, अगर आप मेनली देखो कि भारत के मुख्य पर्व त्यौहार क्या हैं, तो आप क्या बोलोगे, होली, दशहरा, दिवाली और ईद, यही है। क्या होता है, होली तो रंगों का त्यौहार है, आपको पता है ना, होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ये क्या होता है कि हम बहुत ही इसमें हम लोग बहुत सारे कलर से खेलते हैं, है ना। फिर एक दूसरे के गले मिलकर होली का बधाई भी देते हैं, है ना। पता है ना आपको, ये होलिका और प्रहलाद की रात में हम लोग होलिका भी जलाते हैं कि ताकि बुराई का अंत हो। तो इस दिन ऐसा माना जाता है कि होलिका के रूप में हम लोग क्या जलाते हैं, बुराई को जलाते हैं। आपको प्रहलाद और होलिका की कहानी तो पता है ना बेटा, कि होलिका प्रहलाद की बुआ थी, और वो जो प्रहलाद के पिता थे वो भगवान के विरोधी थे। वो चाहते थे कि प्रहलाद उनकी ही पूजा करे, लेकिन प्रहलाद विष्णु भगवान के भक्त थे और वो हमेशा विष्णु भगवान की पूजा करते थे। तो होलिका जो कि हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद के पिता थे उनकी सिस्टर थी, तो उनको ये वरदान मिला था कि उनको एक शॉल मिला था कि अगर वो ओढ़ कर उसे आग में ही बैठ जाएगी ना तो वो कभी जलेगी नहीं। तो उसने बस प्रहलाद को जलाने के उद्देश्य से क्या किया कि खुद वो शॉल ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई, क्योंकि उसे पता था कि उस शॉल की वजह से वो तो बच जाएगी लेकिन वो प्रहलाद मर जाएंगे। लेकिन इसका क्या हुआ, उल्टा हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। इसलिए एक दिन पहले हम लोग क्या करते हैं, होलिका दहन करते हैं कि हम लोग बुराई का अंत कर रहे हैं और अच्छाई को हमेशा जीवित रखेंगे। और अगले दिन फिर कलर से यानी फाग खेलते हैं। फाग के रंग उल्लास क्या करते हैं, सबको बहुत ही मस्त बना देते हैं। दशहरे का त्यौहार सीता की मुक्ति तथा रावण की मृत्यु की खुशी से मनाया जाता है। इस दिन देशवासी अपने अपने नगरों में रावण का पुतला जलाते हैं। लोग हजारों की भीड़ में इकट्ठे होते हैं और मेले का भरपूर आनंद लेते हैं। दशहरे से 15 दिन पहले देश में रामलीलाएं शुरू हो जाती है। अब देखो, अभी मैंने होली के बारे में बताया, अब आपको दशहरे के बारे में बताती हूँ। बेटा, आपकी देश की जो मेन फेस्टिवल्स हैं, हम क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। ये भी हमारे ट्रेडिशंस और कस्टम्स में शामिल है। अब क्या है कि दशहरा का जो त्यौहार है, आपको पता है ना कि 10 दिन जब राम और रावण के बीच 10 दिनों की लड़ाई हुई थी, तो फिर रावण का अंत हुआ और सीता की मुक्ति हुई थी, राम की जीत हुई थी। इसी खुशी में हम लोग दशहरा त्यौहार मनाते हैं। इस दिन देशवासी क्या करते हैं, अपने अपने नगर में रावण का पुतला जलाते हैं और क्या होता है कि हजारों की भीड़ में लोग इकट्ठे होते हैं और मेले का भरपूर आनंद लेते हैं। और दशहरे से जो 15 दिन पहले होते हैं ना, हर देश में रामलीलाएँ, हमारे देश के अलग अलग भागों में रामलीलाएँ शुरू हो जाती हैं। दशहरे से 20 दिन बाद ज्योति का पर्व दिवाली आता है, और जब आप दशहरा मना लेते हो तो उसके ठीक 20 दिन के बाद कौन सा पर्व आता है, दिवाली का पर्व आता है। यह भारत का सबसे बड़ा उत्सव है। इस दिन भगवान राम 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। चलो, ये अच्छा है कि अभी जो कोरोना के पीरियड आया है, रामायण और महाभारत आप लोगों ने देखा होगा, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। याद है ना, आपने रामायण देखा होगा, उसमें क्या हुआ था कि 14 वर्ष का वनवास मिला था राम को, और तो इस दिन क्या हुआ था कि 14 वर्ष का वनवास काट कर वापस अयोध्या लाते। इसी खुशी में क्या हुआ था कि अयोध्या वासियों ने अपने घरों में दीपक जलाए थे, अपने घर को रोशनी से सुसज्जित किया था। इसी खुशी में आज भी क्या होता है कि हम अपने घर में दीपक जलाते हैं। आजकल बिजली की लड़ियों से घर, दुकान आदि सजाए जाते हैं। बच्चे बम, पटाखे और आतिशबाजी का आनंद लेते हैं। इन दिन बाज़ारों में
बहुत रौनक होती है। लोग खूब खरीदारी करते हैं और अपने घर को साफ करते हैं। आपको पता है ना बेटा कि दिवाली के पहले 10 दिन पहले से ही सब अपने घर की सफाई करते हैं, सारा कुरकट निकाल निकाल कर हर जगह कोना कोना में सफाई कर देते हैं, है ना। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस दिन कि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी भी हर घूमती है ना। इसी वजह से सब अपना घर साफ करते हैं। फिर क्या होता है कि पहले तो क्या होता था कि दिए जलाते थे, सब कैंडल्स जलाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, बहुत सारे नए नए बिजली वाली इलेक्ट्रिसिटी वाली लड़ियाँ से लगाई जाती है, चाहे घर हो चाहे दुकान हो, सजाए जाते हैं। और बाज़ार की रौनक तो अभी क्या होती है, देखने बनती है दिवाली के समय। सारा बाज़ार खाने के सामान से तो दिए से तो कैंडल से इलेक्ट्रिक लाइट से सजे होते हैं। लोग खूब खरीदारी करते हैं, अपने सारे घर को साफ कर देते हैं। ईद और मुहर्रम मुसलमानों का त्यौहार है। ईद के दिन मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, आपस में गले मिलकर आपसी प्रेम प्रकट करते हैं। ईद से एक माह पहले से व्रत रोजे रखकर खुदा से प्रार्थना की जाती है। बाज़ारों की चहल पहल देखने योग्य होती है। आपको पता है ना बेटा कि ईद और मुहर्रम जो है मुसलमानों का त्यौहार है। ईद के दिन क्या करते हैं, मैंने पढ़ाया भी है, मुसलमान क्या करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं ना। और आपस में गले मिलकर क्या करते हैं, आपसी प्रेम प्रकट करते हैं। और ईद से एक माह पहले क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, व्रत रोजे रख कर खुदा से प्रार्थना करते हैं। आपको पता है ना कि महीने भर वो लोग रोज़ा रखते हैं, फिर जब एक महीने के बाद जब चांद नज़र आ जाता है तब वो लोग ईद मनाते हैं ना। बाज़ारों की जो चहल पहल होती है कैसी होती है, देखने योग्य होती है। हर जगह सेवइयाँ मिलेगी। तो मुस्लिम लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं और बाज़ार में बहुत ही रौनक बनी रहती है। देखो यहाँ पे भी कुछ मुख्य त्योहारों के देखो, जैसे कि ये आप लोग का ये आप लोग का इंडिपेंडेंस डे का या रिपब्लिक डे का है। ये देखो होली की है, फिर ये रामलीला का है और एक दिवाली का है। देखो चारों फेस्टिवल्स के कितने सुंदर फ़ोटो लगे हुए हैं। अब देखो 15 अगस्त और 26 जनवरी भारत के राष्ट्रीय पर्व है। आपको कुछ नेशनल फेस्टिवल होते हैं, कुछ रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं। तो अभी जो होली, दशहरा, ईद, मुहर्रम, ये सब क्या थे, रिलीजियस यानी धार्मिक त्यौहार थे। लेकिन कुछ त्यौहार भारत के राष्ट्रीय पर्व कहलाते हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, ये सब क्या है, राष्ट्रीय पर्व है। ये हमारी आज़ादी के प्रतीक हैं। 15 अगस्त को भारत क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों के शासन से आज़ाद हुआ था। इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आपको पता है ना, आपके स्कूल में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है ना। सभी विद्यालय तथा जिला केंद्रों पर देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। हर जगह आपको पता है ना, पेट्रियोटिक देशभक्ति के गाने गाए जाते हैं, है ना। जो शहीद हो गए हमारे देश की आज़ादी के लिए, उनके बारे में बताया जाता है, उनकी कुर्बानी नहीं भूलने के लिए बताया जाता है। आज़ादी को कैसे हम लोग बनाए रख सकते हैं, कैसे अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, सब के बारे में भी बताया जाता है। उन लोगों में अपार उत्साह होता है। 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था। याद रखना 15 अगस्त, 26 जनवरी सब आप लोग अधिकतर भूल जाते हो, मैं जब भी पूछती हूँ। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी को हम लोगों को खुद का संविधान बना था और लागू किया गया था, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उस दिन क्या होता है कि कौन सा दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्योंकि हम लोग के देश का गणतंत्र घोषित हुआ था, मतलब हम लोगों ने अपना संविधान बना लिया था और हम लोग उसको फॉलो करने लग गए थे। याद रखना 15 अगस्त हो गया स्वाधीनता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी के दिन हम लोग का संविधान लागू हुआ था। इस दिन दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सामने विशाल उत्सव होता है। सभी प्रांत की सेनाओं के कलाकार अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करके देशवासियों का मन मोह लेते हैं। आप देखते होगे ना, याद रखना 15 अगस्त जब होता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, है ना, याद रखना। फिर क्या होता है कि सभी प्रांतों की जो आप देखे होंगे कि हर प्रांत से जो नए नए जो सेना के होते हैं ना, उनका सिलेक्शन होता है परेड करने के लिए उस दिन के लिए, चाहे वो स्वाधीनता दिवस हो चाहे वो गणतंत्र दिवस हो। और राष्ट्रपति भवन के सामने क्या होता है, विशाल उत्सव होता है, ठीक है। इन पर्वों के अतिरिक्त क्रिसमस, रामनवमी,
कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, वसंत पंचमी, मकर संक्रांति आदि अनेक उत्सव भी बड़े धूमधाम से क्या होते हैं कि मनाए जाते हैं। देखो अब क्या होता है कि इन पर्वों के अतिरिक्त भी और भी बहुत सारे त्यौहार हैं ना, जैसे क्रिसमस याद है 25 दिसंबर सेंटा क्लॉज आते हैं जो आप लोगों को गिफ्ट देते हैं, वो त्यौहार देखो। कृष्ण जन्माष्टमी तो अभी जस्ट खत्म हुआ तो वो भी आपको याद ही होगा, है ना। फिर अभी तो देखो वो गणेश उत्सव भी मना रहे हो, फिर रक्षाबंधन भी अभी जस्ट बीता, ये सब आप लोग को तो याद होगा। बसंत पंचमी सरस्वती जी माता का पर्व जो कि स्टूडेंट्स का क्या होता है, बस छात्रों का मुख्य पर्व है। फिर मकर संक्रांति है ना, याद है ना, जो आप लोग पतंग उड़ाते हो मकर संक्रांति में, वही बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। ठीक है, तभी मैंने आप लोगों को इतने सारे पर्व त्यौहार के बारे में बताया। अब आप खुद से भी इस निबंध को लिखने का प्रयास करना। मैंने जो लिखा है वो एक आधार था कि ऐसे निबंध लिख सकते हो, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने का मन करे, कुछ आपको अच्छा लगे कि हाँ ये लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हो। तो आज मैंने आप लोगों को 2 निबंध पढ़ाया। बेटा अपनी फैब नोटबुक में अच्छा से पहला निबंध क्या था, वर्षा ऋतु, है ना, और दूसरा निबंध हो गया आप लोगों का हमारे पर्व। अच्छा से क्या करना कि लिख लेना, ठीक है। और मैंने तो एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की ही है। आई थिंक कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा एक्सप्लेनेशन। ओके, चलो हम लोग इस क्लास में मिलेंगे बेटा। ओके, टिल देन बाय।